अच्छे कर्मों का फल कब मिलेगा? कर्म का फल कब मिलता कोई नहीं जानता। एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़का का नाम अमन था। अमन के पिताजी अपाहिज थे। उसकी मां गांव के बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका थीं। वे अपना घर भी संभालती एवं गांव के बच्चों को भी पढ़ाती। अमन अब बड़ा हो रहा था। अमन इतना समझने लगा था कि घर का सारा बोझ उसकी मां पर ही है। अमन अपनी मां के बोझ को बांटना चाहता था। अमन अपनी मां के गृह कार्य में उनकी मदद किया करता था। अब अमन बड़ा हो चुका था, इसलिए पास के गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था। एक दिन उसकी कक्षा में उसके गुरुजी ने बच्चों को बताया कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। अमन के दिमाग में यह बात बैठ गई। अमन ने पूछे मां से प्रश्न। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या सच में अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है? मां ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बेटा। फिर अमन ने पूछा, मां, तो हम लोग तो सदैव अच्छे कर्म करते हैं, हमें फल कब मिलेगा? कितना समय लगता है अच्छे कर्मों का फल मिलने में? मां अपने बेटे के प्रश्नों को सुनकर हंसते हुए बोली, बेटा, ये तो मुझे नहीं ज्ञात है, तुम ही बताओ। तो उलझे हुए अमन ने कहा, मुझे भी नहीं पता मां। अपने बेटे के उलझन को देखते हुए अमन की मां बोली, यह सब छोड़, देख, आज खेत से मकई लाई हूं, चल तुझे पकाकर खिलाती हूं। मां अमन का हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में ले गई। वहां मकई पकाने लगी। अमन भी वहीं बैठ गया, परंतु उसके दिमाग में वही प्रश्न घूम रहा था। अगले दिन अमन गुरुकुल जल्दी पहुंच जाता है। वहां जाकर वह गुरुजी के आश्रम के बाहर उनकी प्रतीक्षा करता है। गुरुजी बाहर अमन को देखकर अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। फिर वे अमन से पूछते हैं, क्या बात है पुत्र, इतने सवेरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी कक्षा का समय नहीं हुआ। इस पर अमन गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मेरे प्रश्न मुझे विचलित कर रहे हैं। प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूं। गुरुजी ने अमन से कहा, पुत्र, अपने प्रश्न पूछो। अमन ने पूछा, गुरुजी, क्या यह बात सत्य है कि हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है? गुरुजी ने सहमति जताते हुए हाँ कहा। हाँ सुनने के पश्चात अमन ने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुजी, अच्छे कर्मों का फल कितने दिन में मिलता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, समय से पुत्र। जब उस कर्म के फल आने का समय होता है, उस समय ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। आतुर अमन ने पूछा, परंतु गुरुजी, यदि मैं दुगने उत्साह से अच्छे कर्म करूं तो? गुरुजी अमन की बात एवं मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, तब बेटा दुगना समय लगेगा। व्याकुल अमन ने फिर पूछा, गुरुजी, यदि मैं और मेहनत से और ध्यानपूर्वक अच्छे कर्म करूं तो? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब 3 गुना समय लगेगा पुत्र। अमन परेशान हो उठा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं जितनी अधिक मेहनत कर रहा हूं अच्छे फल पाने की, यह अच्छा फल उतना दूर क्यों चला जाता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। अमन कहता है, मैं समझ नहीं पाया गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। तुमने कितने भी अच्छे बीज बोए हों और तुमने कितनी भी अच्छी खेती की हो, जब फसल आने का समय होगा तभी पता चलेगा कि फसल अच्छी आएगी या खराब। तुम कितना भी अच्छी खेती कर लो, समय से पहले फसल नहीं आती। तुम कितनी भी बुरी खेती कर लो, समय से पहले बुरी फसल भी नहीं आती। वैसे ही पुत्र, कर्म का फल तो तभी मिलता है जब वह कर्म के फलित होने का समय आता है। परंतु हाँ, यदि तुम केवल अच्छे फल की इच्छा से फल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलने की संभावना दूर होती जाएगी। अमन ने गुरुजी की बात सुनकर फिर पूछा, परंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरुजी ने अमन को समझाते हुए कहा, पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्म पर है ही नहीं, फिर तुम अच्छे कर्म अच्छे से कैसे करोगे? तुम्हारा ध्यान अच्छे फल पर है, इस कारण तुम अच्छे कर्म करने से चूक जाओगे।
उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम यह सोचकर पढ़ाई करने बैठोगे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आऊंगा और सदैव यही सोचते रहोगे, अपने फल के बारे में चिंतन करते रहोगे, तब कक्षा में प्रथम कैसे आना है? उस मार्ग से तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम स्वप्न बुनने लगोगे और कर्म अधूरे रह जाएंगे। इस प्रकार अच्छा फल तुमसे दूर चला जाएगा। प्रायः लोगों के साथ यही होता है। वे अच्छे फल के लिए अच्छा कर्म करना चाहते हैं, परंतु अच्छा कर्म अच्छे से नहीं करते। गुरुजी आगे कहते हैं, अच्छे फल के चिंतन से ज्यादा आवश्यक अच्छे कर्म का ज्ञान है। यदि अच्छे कर्म का ज्ञान होगा और अच्छे कर्म के रास्ते पर निरंतर चलोगे तो अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि अच्छे फल के बारे में सोचते रहोगे तो अच्छा कर्म नहीं हो पाएगा। अच्छे फल पर ध्यान रखना भी ध्यान को भटका देता है। तुम्हारे कर्मों में त्रुटि रह जाएगी और अच्छा फल दूर चला जाएगा। पुत्र अमन समझ चुका था कि अब अपने अच्छे कर्मों के लिए अच्छे रास्ते का निर्धारण कर उस पर निरंतर चलना है। यही अच्छे फल का रास्ता है। अच्छे फल के बारे में सोचना मूर्खता है, वह हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। सच्चाई का फल। एक राज्य का राजकुमार अपनी युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। राज्याभिषेक लिए उस राजकुमार को विवाहित होना अनिवार्य था। इसी बात का हल निकालने लिए उस राज्य के राजा ने सभा बुलाई। राजसभा में राजकुमार ने कहा, मैं अपनी जीवन संगिनी की खोज स्वयं करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों न राज्य एवं आसपास के क्षेत्रों से सभी विवाह योग कन्याओं को आमंत्रित किया जाए। उनमें से जो राजकुमार को अपने योग्य लगे वे उनका चुनाव कर लें। राजा को यह बात अच्छी लगी। राजकुमार भी तैयार हो गए। राजभवन से घोषणा की गई कि इस महीने के आखिरी दिन राजभवन में सभी विवाह योग कन्याएं अपने माता पिता के साथ आमंत्रित हैं। इस उत्सव में राजकुमार अपने लिए जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गया। लड़कियों के बीच बहुत उत्साह था। किसी को राजकुमार पसंद थे तो किसी को रानी बन जाने का सपना था। किसी को धन संपत्ति नौकर चाकर की लालसा थी। किसी को अच्छे कपड़े जेवर की लालसा तो किसी को ओहदे की लालसा। सभी युवतियां अपनी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही थी कि वह इस एक महीने में अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखें। सब ही चाहती थी कि वे राजकुमार की पसंद बने। राजवैद्य की सहायिका भी राजनगर में ही रहती थी, जिसकी बेटी राधा बचपन में महल में आती जाती रही है। राधा और राजकुमार का बचपन लगभग एक ही समय पर था। बचपन में राधा राजकुमार के साथ खेलती भी थी। जब राधा 12 वर्ष की थी तब राधा की माता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिसके कारण राधा का महल में आना जाना बंद हो गया था। राधा बहुत समझदार लड़की थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी। राज्य के बड़े बड़े गुरुओं से विद्या प्राप्त की थी। जब यह समाचार राधा की मां को मिला तब उन्होंने राधा से कहा, तुम्हें भी तो राजकुमार इतने प्रिय हैं, तुम भी जाओ। क्या पता राजकुमार अपनी सखी को पहचान लें। अपनी मां की भोली बातों को सुनकर राधा मुस्कुराई। फिर अपनी मां से कहा, मां, तुम भी कितनी भोली हो। राजकुमार को मेरी तरह न जाने कितनी लड़कियां पसंद करती हैं। बहुत सी लड़कियों ने तो उनके साथ बचपन में खेला भी होगा। राजकुमार को सब स्मरण कहाँ होंगे। इस पर मां ने कहा, तुम भी जाती तो मुझे अच्छा लगेगा। मां की बातें सुनकर राधा ने कहा, वैसे तो वहां जाने का कोई फायदा है नहीं, परंतु फिर भी मेरी मां की इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगी। कुछ हो न हो हम जलसे का आनंद अवश्य लेंगे। महीने का आखिरी दिन आ गया। राजभवन स्वर्ग जैसा सजा हुआ था। सभी कन्याएं सज धजकर परियों जैसी लग रही थीं। चारों तरफ चकाचौंध थी। बहुत ही सुंदर सजावट, अलग अलग तरह के पकवान, व्यंजन, मनोरंजन के कई साधन। कहीं नृत्य तो कहीं गीत संगीत। वहीं हजारों युवतियां अपना भाग्य पर खने आई थी। लेकिन आयोजन में राजकुमार किसी लड़की से मिले ही नहीं। जब आयोजन समाप्ति की ओर पहुंचा तब राजकुमार ने एक घोषणा की।
उन्होंने कहा, सभी युवतियों को एक एक बीज दिए जाएं। सभी युवतियां इन बीजों से पौधे उगाएं। 6 महीने बाद जब इन पौधों में फूल आने का समय होगा, तब हम गुलदस्तों की प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें सभी युवतियां अपने परिचय देंगी और साथ में अपने बागवानी की अनुभव साझा करेंगी। जिस भी युवती के गुलदस्ते एवं बागवानी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हो जाऊंगा, मैं उनको अपनी जीवन संगिनी चुन लूंगा। याद रहे, आप अपने काम को स्वयं करेंगी, किसी से सहायता नहीं लेंगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। राधा बीज को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार आज भी बहुत अच्छे और सच्चे हैं? राधा की माँ ने कहा, हाँ, वो तो है, परंतु अब तुम पौधे लगाने पर ध्यान दो। कहो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं। राधा ने कहा, नहीं माँ। राजकुमार ने सहायता लेने से मना किया है। अगले दिन सुबह ही राधा ने घर के पीछे मिट्टी खोदकर बीज बो दिया। उसमें पानी भी डाल दिया। प्रतिदिन राधा सुबह उठ देखने जाते कि पौधा उगा या नहीं। 15 से 20 दिन बीत गए तब भी पौधा नहीं उगा। राधा मायूस हो गई। उसकी माँ भी दुखी थी कि न जाने राधा ने बीज लगाने में क्या गलती कर दी, जिसके कारण पौधा उगा ही नहीं। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए पर पौधा नहीं उगा। एक दिन राजमहल के तरफ से घोषणा आई कि महीने के आखिरी दिन गुलदस्ता प्रतियोगिता होगी। जिन भी युवतियों को बीज मील थे, वे सभी अपने माता पिता के साथ आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के दिन सभी लड़कियां अपने माता पिता के साथ सज धज कर गुलदस्ता लेकर राजभवन पहुंच गईं। सभी लड़कियां एक एक कर राजकुमार से मिलीं। सब ने पहले अपना परिचय दिया, फिर अपना गुलदस्ता राजकुमार को देकर अपने बागवानी की अनुभव साझा किया। इधर राधा के पड़ोसियों ने उसे सलाह दी कि माली से फूल लेकर गुलदस्ता बना लो, परंतु राधा बिना गुलदस्ते के ही राजभवन जाने का निर्णय किया। अब राधा की बारी आई। उसने राजकुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राधा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम राधा है। मैंने राज्य के महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की है। मैंने राज्य के महान गुरुओं से समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं गणित का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु मुझे खेती और बागवानी का ज्ञान नहीं है। इस कारण मेरे अत्यंत प्रयास करने के बाद भी मैं पौधे को उगाने में असफल रही। अतः मैं आपके लिए गुलदस्ता नहीं बना सकी। इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। राजकुमार ने राधा की बात सुनकर राधा से पूछा, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? राधा ने कहा, आपने बीज दिलवाए थे, उस बीज का क्या हुआ? मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर राधा की सच्चाई की तारीफ की। राधा और उसकी माँ दोनों जानते थे कि राधा अब प्रतियोगिता से बाहर है। राधा दुखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वह अपनी माँ को राजभवन की सैर करा रही थी, साथ ही अच्छे अच्छे व्यंजन चखा रही थी। अब उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। राजकुमार अपनी जीवन संगिनी के नाम की घोषणा करने मंच पर आए। सब उत्साहित होकर प्रतीक्षा कर करे थे। राजकुमार ने कहा, मैं जिस युवती को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहा हूं वो आप है राधा। अपना नाम सुन राधा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राजकुमार ने उन्हें अपने जीवन संगिनी के रूप में चुना है। राधा की माँ भी भाव विभोर हो गईं। उधर बाकी लड़कियों ने विद्रोह कर दिया। उनका कहना था, जिस लड़की ने गुलदस्ता लाया ही नहीं, उसे जीवन संगिनी के रूप में क्यों चुना गया? राजकुमार ने पक्षपात किया है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। इन सब से राजा क्रुद्ध हो गए और राजकुमार से सत्य जानना चाहा। तब राजकुमार ने राजा के साथ साथ प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, राधा को चुनने का कारण उनकी ईमानदारी है। आप सबको बांझ बीज दिए गए थे, फिर भी सब गुलदस्ते के साथ पहुंची हैं। जबकि राधा ने यह स्वीकारा कि उसके प्रयासों के बाद भी पौधा नहीं उगा। मुझे अपने जीवन में एक ईमानदार जीवन संगिनी की आवश्यकता थी, जो राधा को प्राप्त कर पूर्ण हुई। कहानी की शिक्षा।
ईमानदारी से किया गया कार्य दिखने और सुनने में दुख देता है, लेकिन ईमानदारी के वृक्ष पर लगे फल सदैव मीठे होते हैं एवं आत्मा को संतुष्ट करते हैं।